नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या सेबी ने बरमूडा और मॉरिशस के उस फंड को पत्र लिखा था जिसमें कभी माधवी बुच ने भी निवेश किया था? ये फंड अगर माधवी बुच को जवाब दे सकते हैं तो बतौर सेबी की अध्यक्ष क्या इन्होंने जवाब दिया था? उनका क्या जवाब था? इसके अलावा ये अनिल आहूजा और सिंगापुर कनेक्शन क्या है? 12 अगस्त के इकोनॉमिक टाइम्स में छपा है कि अनिल आहूजा अब भी सिंगापुर में है और उसने कहा है कि वह 6 साल से गरीब बच्चों को पढ़ा रहा है, धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन में व्यस्त है और इन आरोपों से हैरान है। माधवी बुच और धवल बुच दोनों ही सिंगापुर में काम कर चुके हैं और कई सालों तक सिंगापुर में रह चुके हैं। सेबी चीफ बनने के पहले माधवी सिंगापुर में ही थी। हिंडनबर्ग रिसर्च ने आरोप लगाया है कि सिंगापुर में रहते हुए उन्होंने 2015 में बरमूडा और मॉरिशस के फंड में निवेश किया। माधवी बुच ने मान लिया है कि उन्होंने प्राइवेट सिटीजन के तौर पर बेनामी फंड में निवेश किया था, यानी हिंडनबर्ग की यह बात तो सही निकली। हिंडनबर्ग रिसर्च के अनुसार माधवी और धवल बुच ने बरमूडा के फंड GDOF में निवेश किया। कथित रूप से विनोद अदानी ने भी इसी में निवेश किया। फिर बरमूडा वाले फंड ने मॉरिशस के फंड IPE प्लस फंड 1 में निवेश किया। इस फंड ने भारत के बाजार में पैसा लगाया। एक ही बेनामी फंड में माधवी भी पैसा लगाती हैं, विनोद अदानी भी। माधवी को पता ना हो, जैसा कि बिजनेस पत्रकार सुचेता दलाल ने कहा है, ऐसा हो सकता है, लेकिन पता तो लगाना ही चाहिए कि इस फंड में और किस किस का पैसा है। भारत में पैसा लगाने के कारण इस फंड पर कितना रिटर्न मिला, उसका निवेश कहां हुआ। माधवी ने अपना तो मान लिया कि उनका पैसा लगा था उस फंड में। सेबी की सदस्य बनने के 1 साल बाद माधवी उस फंड में अपनी हिस्सेदारी बेच देती हैं। 2018 में उनके ईमेल का भी प्रमाण है हिंडनबर्ग रिसर्च के पास। अब आते हैं एक और संयोग पर। अनिल आहूजा धवल बुच के बचपन के दोस्त हैं। इन्हीं के कहने पर माधवी और धवल ने फंड में निवेश किया। खुद माधवी ने लिखा है कि उन्होंने इस बेनामी फंड में निवेश करने का फैसला अनिल आहूजा के कहने पर किया, क्योंकि उस वक्त उनके पति का यह दोस्त उस फंड में चीफ इन्वेस्टमेंट अफसर था और इसमें अदानी ने निवेश नहीं किया। लेकिन हिंडनबर्ग ने अनिल आहूजा के बारे में लिखा है कि वह 9 साल तक अदानी एंटरप्राइजेज में रहा है और उसके पहले अदानी पावर में निदेशक भी। रविवार को जारी अपने बयान में अदानी समूह ने हिंडनबर्ग रिसर्च की पूरी रिपोर्ट को सिरे से नकार दिया है, लेकिन उसमें अनिल आहूजा को लेकर कोई सफाई नहीं है कि यह उनकी कंपनी में था या नहीं। अगर बेनामी खाते में निवेश करना इतना अच्छा है और नैतिक रूप से सही है तो फिर सेबी को ही इसका प्रचार करना चाहिए ताकि जनधन खाते वाले भी बेनामी खाते में निवेश करें। अनिल आहूजा धवल बुच का दोस्त है और यह अदानी समूह में काम करता था। उसके कहने पर सेबी की प्रमुख प्राइवेट सिटीजन के तौर पर निवेश करती हैं और हम मान लें कि उसके कहने पर उन्होंने कोई फायदा नहीं पहुंचाया होगा या जांच प्रभावित नहीं की होगी। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने लिखा है कि सेबी प्रमुख का बयान सीधे तौर पर हिंडनबर्ग के आरोपों की स्वीकृति है। आपने फंड में यकीनन निवेश किया था। आप बड़े आराम से यह उल्लेख करना भूल गई कि अनिल आहूजा अडानी की कंपनियों में निदेशक थे और यही वो फंड है जिसके माध्यम से विनोद अदानी पैसे की हेराफेरी कर रहा था। आहूजा के बयान की कोई वैधता नहीं जब तक इस बात की पुष्टि नहीं हो जाती कि बरमूडा की GDOF इकाई का अडानी से कोई संबंध है या नहीं। इसकी पुष्टि कैसे होगी जब आप कह रही हैं आपको इसका विवरण नहीं मिल सकता? क्या आपने सर्वोच्च न्यायालय की समिति को बताया कि आप GDOF में हिस्सेदार थीं जिसकी जांच होनी थी? आपने अब तक यही नहीं बताया कि आपने किसके सामने यह सब बताया था। महुआ मोइत्रा खुद बैंकर रही हैं और इन बातों को बेहतर समझती होंगी। कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने कहा है कि सेबी की दुनिया भर में साख रही है। यह बात ही सबको भौचक करती है कि सेबी की चेयरपर्सन और उनके पति ने उसी बेनामी फंड में पैसा लगाया जिसमें विनोद अदानी और उनके करीबी सहयोगियों ने भी, और इन फंड को अनिल आहूजा मैनेज कर रहा था जो धवल बुच का करीबी दोस्त है। मई 2017 तक अदानी की कंपनी में स्वतंत्र निदेशक था। यह जो कहा जा रहा है कि माधवी बुच और धवल बुच अलग अलग निवेश करते हैं, अब यह भ्रम टूट गया है। जयराम लिखते हैं कि यह भ्रांति कि बुच और उनके पति ने अपने वित्त को अलग अलग कर लिया था, इस खुलासे के साथ ही टूट गई कि बुच ने सेबी का पूर्णकालिक सदस्य बनने के बाद 25 फरवरी 2018 को अपने व्यक्तिगत ईमेल खाते से फंड में लेन देन किया। विडंबना यह है कि यह फंड उसी माध्यम ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज फंड और ग्लोबल डायनेमिक अपॉर्चुनिटीज फंड का हिस्सा है जिनका इस्तेमाल चांग और रहली ने कथित तौर पर नियम 19A को बाईपास करने के लिए किया। यह वही उल्लंघन है जिसकी जांच वर्तमान में सेबी कर रहा है। फंड मैनेजर 361 ने दावा किया है कि IPE+1 फंड ने
अदानी समूह में कोई निवेश नहीं किया। लेकिन यह इस बात पर चुप है कि विनोद अदानी चांगचुंग लिंग या नासिर अली शाबान अहली बुच के साथ उस फंड में निवेशक थे या नहीं। यह ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज फंड और ग्लोबल डायनेमिक अपॉर्चुनिटीज फंड और IPE+1 फंड के बीच संबंधों को स्पष्ट करने में विफल रही है। The first, why is Chairperson Madhavi Butch not resign? Second, God forbid something were to go wrong and investors were to lose their money. Who is responsible? Is the Prime Minister of India responsible? Is Madhavi Butch responsible? Or is Mr. Adani responsible? And finally, the Supreme Court has been looking at this matter. New allegations have emerged. Very serious, explosive allegations have emerged. Is the Supreme Court going to look at this matter suo motu again? Slowly becoming crystal clear why Prime Minister Modi is against a joint parliamentary committee looking into this matter. राहुल गांधी का कहना है, अब साफ हो गया है कि प्रधानमंत्री मोदी इस मामले की जांच जेपीसी से कराने के लिए क्यों तैयार नहीं है। माधवी बुच ने 2 कंपनियां बनाई, अगोरा पार्टनर जिसकी हिस्सेदारी पति के पास चली गई और अगोरा एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड, इसकी 99% हिस्सेदारी माधवी बुच के पास। हिंडनबर्ग रिसर्च ने कहा है कि माधवी बुच बताएं कि उनकी कंपनी ने किस किस कंपनी को सलाह दी और क्या सलाह दी। सेबी की चीफ होते हुए क्या वे कंपनी चला सकती हैं। बुच दंपति ने अपने जवाब में लिखा था कि अपने सिंगापुर प्रवास के दौरान माधवी ने जो 2 कंसल्टिंग फर्म बनाई थी, एक भारत में एक सिंगापुर में, वो उनके सेबी में नियुक्त होते ही फौरन निष्क्रिय हो गई। ये कंपनियां और उनमें उनकी शेयर होल्डिंग उनके सेबी में दिए डिस्क्लोजर का हिस्सा हैं। अगले पॉइंट में बुच दंपति ने कहा कि धवल ने 2019 में यूनिलीवर से रिटायर होने के बाद इन्हीं कंपनियों के जरिए अपनी कंसल्टेंसी प्रैक्टिस शुरू की। सप्लाई चेन में गहरे अनुभव के चलते उन्होंने भारतीय उद्योग के प्रमुख नामों के साथ काम किया, इसलिए इन कंपनियों ने जो अर्जित किया उसे माधवी की वर्तमान सरकारी आय से जोड़ना दुर्भावनापूर्ण है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने माधवी बुच के इस जवाब के बाद सवाल उठाया कि जिन कंपनियों को माधवी 2017 में बंद बता रही हैं, डॉर्मेंट कह रही हैं और कह रही हैं कि 2019 में उनके पति ने संभाल लिया, उनमें से एक अगोरा एडवाइजरी लिमिटेड की 99% हिस्सेदारी मार्च 2024 में भी उनके ही पास थी, उनके पति के पास नहीं। यह कंपनी अभी भी सक्रिय है और आय कमा रही है। इसके अलावा हिंडनबर्ग रिसर्च ने यह भी दावा किया है कि माधवी 16 मार्च 2022 तक अगोरा पार्टनर सिंगापुर की 100% शेयर होल्डर थीं। उसी दौरान वे सेबी की पूर्णकालिक सदस्य बनती हैं। उन्होंने सेबी की प्रमुख बनने के 2 हफ्ते बाद इसके शेयर अपने पति के नाम हस्तांतरित किए। यही नहीं, हिंडनबर्ग ने इस पर भी सवाल उठाया है कि उन्होंने सेबी की सदस्य रहते हुए अपने निजी ईमेल का इस्तेमाल किया, अपने पति के नाम से बिजनेस किया और उनके नाम पर जो स्टेक था वो बेच दिया। इसी से सवाल उठता है कि सेबी चेयरपर्सन रहते हुए भी क्या वे अपने पति के नाम से इन्वेस्टमेंट और बिजनेस कर रही थीं। इसी से जुड़ा सवाल है कि धवल बुच जिन प्रोमिनेंट क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे थे, उनमें क्या ऐसे क्लाइंट भी थे जिनको रेगुलेट करने की जिम्मेदारी सेबी के ऊपर थी। महुआ मोइत्रा ने अपने ट्वीट में यही सवाल किया है कि पॉइंट 11 में आप कहती हैं कि दोनों कंसल्टिंग इकाइयां आपके सेबी में शामिल होने के बाद निष्क्रिय हो गईं, लेकिन पॉइंट 12 में ही आप कहती हैं कि धवल उन संस्थाओं का इस्तेमाल कर रहे थे। उन सभी लोगों का खुलासा कर दीजिए जो इन संस्थाओं को व्यवसाय दे रहे थे। हमने आपको शुरू में यही तो बताया कि भारत में संस्थाओं की साख क्या है, उसके प्रमुख कैसे कैसे लोग बनाए जाते हैं और पदों पर पहुंचकर ये लोग किस तरह से अवैध गिरफ्तारियां तक करते हैं। अब आपको बताया जा रहा है कि सेबी की चीफ ने अदानी मामले में जांच से अलग कर दिया था, तो क्या इसी से मान लें कि उन्होंने किसी तरह से प्रभावित नहीं किया होगा? फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पैनल के सामने प्रेजेंटेशन दिया था या नहीं? सुप्रीम कोर्ट के पैनल को भी इसके बारे में सफाई देनी चाहिए। यहां एक उप मुख्यमंत्री पर जांच एजेंसी को भरोसा नहीं हो रहा और आपसे कहा जा रहा है कि सेबी की चीफ पर भरोसा कर लीजिए जिन्हें प्राइवेट पर्सन के तौर पर बेनामी फंड में निवेश का अनुभव है। अगर यही आरोप मनीष सिसोदिया पर लगता कि जब वे प्राइवेट पर्सन थे तब उन्होंने मॉरिशस के बेनामी फंड में निवेश किया, तब क्या बीजेपी उन्हें सेबी के प्रमुख के पद पर रहने देती, दिल्ली में किसी भी पद पर रहने देती, तुरंत इस्तीफा मांगती और हंगामा मचा देती? क्या इस तर्क को यूं ही स्वीकार कर लिया जाए कि माधवी बुच ने अदानी मामले में जांच को प्रभावित नहीं किया होगा? इससे तो अच्छा वही तर्क है कि मोदी सरकार 1000 रुपया लीटर पेट्रोल कर दे तब भी हम डांस करते रहेंगे। हमने ये बात फिर से क्यों कही? क्योंकि माधवी बुच ने ही कहा है कि उनके पति धवल बुच 2019 में ब्लैकस्टोन कंपनी में वरिष्ठ सलाहकार बने।
मगर वे रियल एस्टेट वाले विभाग से संबंधित नहीं थे, इसलिए आरोप नहीं लग सकता कि उन्होंने ब्लैकस्टोन की सुविधा के लिए नियम बनाए या बदलाव किए। जब धवल बुच ब्लैकस्टोन में नियुक्त हुए तब उन्होंने सेबी को जानकारी दे दी थी और ब्लैकस्टोन को माधवी की रिक्यूजल लिस्ट में डाल दिया गया था, यानी उन कंपनियों की सूची जिनके संबंध में वे निर्णय नहीं ले सकती। सवाल है कि क्या REIT के लिए बनाए जा रहे नियमों में सेबी प्रमुख का कोई रोल है या नहीं, उन्होंने किसी को प्रभावित किया है या नहीं, यह कैसे पता चलेगा। उनका यह कहना काफी नहीं लगता कि यह निर्णय बोर्ड लेता है, सिर्फ चेयरपर्सन नहीं। मान लेते हैं, लेकिन फिर पब्लिक में माधवी बुच REIT का प्रचार क्यों कर रही थी। हमने 11 अगस्त के वीडियो में बताया कि वे तो बाकायदा इसे भविष्य का फंड बता रहे हैं, लेकिन क्या तब उन्होंने बताया कि उनके पति इसी तरह के फंड को प्रायोजित करने वाली कंपनी के दूसरे विभाग में काम करते हैं। मिंट से लेकर मनी कंट्रोल तक में माधवी बुच का यह बयान छपा है कि REIT भविष्य के लिए उनका पसंदीदा प्रोडक्ट है। वे ये भी कहती हैं कि विनियामक के रूप में हमारे लिए प्राथमिकता है कि बेझिझक रिटेल निवेशकों और अपने माँ बाप, सास ससुर, आंटी अंकल, भतीजी भतीजा, भांजी भांजा से जाकर कहें यह बढ़िया प्रोडक्ट है, इसमें निवेश कीजिए। सास ससुर और अंकल आंटी से REIT में निवेश करवा रही हैं और कह रही हैं उनके पति जिस कंपनी में काम करते हैं उसके REIT फंड के निर्णय की प्रक्रिया में वे शामिल नहीं थी। जब माधवी प्रचार कर सकती हैं तो निर्णय भी ले सकती हैं। कौन रोक सकता है इस देश में, और कम से कम सवाल तो उठ ही सकता है। माधवी बुच ने कहा है कि उनके पति धवल बुच की नियुक्ति इसलिए हुई क्योंकि उन्हें सप्लाई चेन का एक्सपर्ट माना जाता है। माधवी बुच यकीन दिलाना चाहती हैं कि ब्लैकस्टोन एक ऐसी कंपनी है जिसके एक विभाग के निदेशक को दूसरे विभाग के काम की जानकारी नहीं होती। ऐसा लगता है हम अचानक से एक ऐसी आदर्श दुनिया में आ गए हैं जहां हर काम नियम से होने लगा है, जो लिखा है उसी के अनुसार होता है। हर आदमी वही कर रहा है जो उसके विभाग ने तय किया है। बारिश का पानी अब सड़कों पर जमा नहीं हो रहा है, ट्रैफिक जाम खत्म हो चुका है, सरकारी अस्पताल प्राइवेट अस्पताल से 1000 गुना बेहतर हो चुके हैं, छात्र बेसमेंट में डूबकर मर जा रहे हैं और पेपर लीक की घटना तो किसी और लोक में हो रही है। लेकिन कंपनी और सेबी में सब काम नियम से हो रहा है। अमृतकाल इज रनिंग लाइक रनिंग वाटर इन ए ड्रेन। सारी हेराफेरी बंद हो चुकी है। मोदी सरकार में घोटाले जीवाश्म हो चुके हैं, पहाड़ काटने पर भी नहीं मिल रहे हैं, पैरवी सिफारिशें सब बंद हो चुकी हैं, किसी को अवैध रूप से गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। ईडी को सुप्रीम कोर्ट ने सर्टिफिकेट दे दिया है जिसने आज तक किसी की गलत गिरफ्तारी नहीं की। कांग्रेस नेता गुरदीप सिंह सप्पल ने एक सवाल उठाया है, सेबी द्वारा ब्लैकस्टोन की 2 कंपनी माइंडस्पेस और नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट को IPO की मंजूरी दी जाती है। 7 महीने पहले दिसंबर 2023 में ब्लैकस्टोन ने एक और REIT कंपनी एम्बेसी REIT में अपना सारा हिस्सा करीब 710 करोड़ का में बेच दिया। आरोप यह है कि जिस ग्रुप को सेबी के निर्देशों से फायदा हो रहा था उसी ग्रुप ने सेबी की चेयरमैन के पति को अपना एडवाइजर बना रखा था।